हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोविज पवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नई पोइट्री पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th की बुक द फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। एंड द पोइट्री इज़ डस्ट ऑफ स्नो। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, हमने इस पोइट्री की डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, इस पोइट्री की संक्षेप में समीक्षा की थी, शॉर्ट रिव्यू ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। यदि आप लोग मिस कर गए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एडोविज पवन और आप लोग उस शॉर्ट रिव्यू को आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री का डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होगा, स्टैंजा वाइज समरी भी होगा और डिटेल्ड रिव्यू भी होगा। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट द पोइट्री डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये फर्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि वो सैड मूड में थे। कैसे सैड मूड में थे? और कुछ सोच रहे थे, उनका समय खराब चल रहा था और दयनीय दशा में थे, आप लोग बोल सकते हैं। तो उसी समय वो क्या बता रहे हैं कि एक कौवे ने, ठीक है, द वे ए क्रो, एक कौवे ने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस ट्री है, धतूरे का पेड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पॉइजनस पेड़ के नीचे एक्चुअली वो पोएट जो है वो खड़ा था। तो उसी हेमलॉक ट्री के नीचे जो खड़ा था, तो वहीं से क्या होता है, ये जो क्रो उस पेड़ के ऊपर कहीं से आ जाता है। सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और वो क्या करता है कि लेखक के ऊपर उस डस्ट ऑफ स्नो को माने गिराता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ जो है वो स्नोफॉल से भरा हुआ था, बर्फ़ से भरा हुआ था। तो पक्षी जो है अपने, उसके ऊपर भी बर्फ़ की परत बिछी हुई थी, तो वो अपने आप को साफ़ करने के लिए उस बर्फ़ को झाड़ता है, स्नो को झाड़ता है, और जिससे कि लेखक जो वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे था वो उस पर गिरती है। इससे क्या होता है, लेखक फिर बोलता है हैज़ गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। ठीक है, बर्फ़ के कण जो थे ये कवि पर गिरते हैं, तो कवि बोलता है कि बर्फ़ के कण मुझ पर गिरने से मूड बदल गया, ए चेंज ऑफ मूड। ठीक है, लेखक का मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, और दिन का कुछ हिस्सा जिस मूड में मैं था बच गया, बोलता है। ठीक है, आई हैड र्यूड। ठीक है, यहाँ पर र्यूड देखिएगा, यहाँ पर ग्लॉसरी में भी आपका दिया गया है, हेल्ड इन रेग्रेट। रेग्रेट मीन्स होता है खेद, दुखी। ठीक है, तो बाकी जो दिन का हिस्सा था जो बर्बाद होने वाला था, दुख में ही बीतने वाला था, वो पार्ट बच जाता है। दैट मीन्स उसमें खुशी आ जाती है। ठीक है, देखने से ये पोइट्री आपको सिंपल एकदम छोटी सी 2 स्टैंजा में 4-4-8 लाइन की आप लोग को प्रतीत होती होगी, बट द मीनिंग इज़ हेयर काफ़ी डीप। ठीक है, मीनिंग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा गहरा है। ठीक है, देखने से लग रहा है कि कवि जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और कौवा कहीं से आया, उसने स्नोफॉल लेखक के ऊपर किया और उसका मूड सडनली चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल से इस पोइट्री का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और रिव्यू भी देखते हैं और साथ ही साथ समरी भी देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं लेखक के द्वारा, जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ पर एक आपका क्रो का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्रो का यूज़ किया गया है, और उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा ये क्रो, और उसके बाद फिर देखिएगा ये हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया है। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो। तो इस प्रकार के चीज़ों का एलिमेंट्स का लेखक के द्वारा उपयोग किया गया है। तो आखिर लेखक का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है इन माने एलिमेंट्स को यहाँ पर डालने का। ठीक है, जनरली जैसे हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने कौवा जो पक्षी है उसको चुना, और जो डस्ट ऑफ स्नो को चुना, या फिर हेमलॉक ट्री को चुना, तो आखिर व्हाट वाज द रीज़न क्या था, मतलब क्या मकसद है, वो क्यों, क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कौवा पक्षी का उपयोग किया, हेमलॉक ट्री का उपयोग किया, और इन सब के उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है और उनका मूड चेंज हो जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं इनका
एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड रिव्यू। लेखक सबसे पहले आप लोग देखिएगा डस्ट ऑफ स्नो का यूज़ किया गया है, जो लेखक के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। तो एक्चुअली डस्ट ऑफ स्नो है क्या? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? A dust of snow means particles of snow held together. That means कि snow particles, ठीक है, स्नो के पार्टिकल्स, छोटे छोटे बर्फ़ के जो कण होते हैं, ये मिलकर ही डस्ट ऑफ स्नो का माने निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और वो एक साथ जम जाते हैं तो मतलब माने गोले का रूप ले लेते हैं। आपने देखा होगा टीवी वीडियोस वगैरह में, ऐसा करके वो बर्फ़ काफ़ी गिरते रहती है और एक ही जगह जमा होकर परत दर परत बिछ जाती है। तो वही डस्ट ऑफ स्नो, दीज आर द स्नो पार्टिकल्स। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, यहाँ पर हिम वर्ड यूज़ किया गया है लेखक के लिए। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग यानी गिरती है लेखक के ऊपर, तो उससे क्या होता है? चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। उससे पहले क्या था? लेखक का बर्फ़ के कण जो उस पर गिरे, लेखक के ऊपर स्नोफॉल हुआ, उससे पहले क्या था? फर्स्ट ही फेल्ट सैड, वो दुखी महसूस कर रहा था। बट द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड। यहाँ पर जैसे ही बर्फ़ की फुहार उस पर गिरती है, लेखक के ऊपर गिरती है, उसका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स उससे पहले उसका मूड ख़राब था। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, ये एक तरह से उनमें सडन चेंजेस लाने का एक ज़रिया था, एक माध्यम था, जिसके चलते लेखक का मूड जो है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि लेखक ने क्रो बर्ड का यूज़ किया गया है। कौवा आपने देखा होगा आपके घर के आसपास, और हमें इसकी आवाज़ भी काफ़ी कर्कश सी प्रतीत होती है, काँव काँव करता है। और तो आखिर क्या वजह है क्रो को ही यूज़ करने का? मतलब अपनी पोइट्री में रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज़ आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। हमने देखा होगा कि बड़े बड़े क्वालिटी वाले जो बर्ड्स होते हैं और सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके में उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे बर्ड्स का उपयोग जनरली पोएम्स में, पोएट्रीज़ में किया जाता है। सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर कुकू, मैना, पिकॉक, पीरॉट, पैरोट एटीसी। और उनमें से कुछ जो पॉपुलर हैं, जो प्रमुख हैं, जो आपने देखा होगा अक्सर लेखकों के द्वारा कविताओं में उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कुक्कू कोयल, मैना, पिकॉक मोर, पैरोट तोता, इस प्रकार के पक्षियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? ए क्रो इज़ रेयरली मैंशनड इन द पोएम्स, मतलब नहीं के बराबर, रेयरली दैट मीन्स नहीं, ठीक है, नहीं के बराबर, मतलब एक दो कविताओं में चलो जिक्र हो गया तो हो गया, तो उनका उपयोग जनरली नहीं किया जाता है। हालांकि बोल रहा है हाउएवर इट इज़ मेंशन्ड विथ ट्रेजिक और सीरियस थीम्स, और जहाँ भी इनका उपयोग किया गया है, मतलब कौवा पक्षी का जिस भी पोइट्रीज़ में या स्टोरी में उपयोग किया गया है, तो समझ लो वहाँ का थीम जो है वो ट्रेजिक है, ठीक है, और सीरियस है, ठीक है। ट्रेजिक मतलब जिसका दुखांत होता है, दुख देने वाला, ठीक है, और सीरियस, ठीक है, तो जिसका माने थीम और जो कहानी है या लेखक को जो बताना होता है वो ट्रेजिक सेंस में है, सीरियस मूड में है, तो वैसे सेंस में हम लोग वहाँ पर कौवा पक्षी का यूज़ किया जाता है। When we think of a crow, we make images of sadness। और जब भी हम लोग किसी कौवा पक्षी का माने बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जब भी कौवा पक्षी के बारे में, तो उसके तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है। वो इमेज किसका होता है? सैडनेस का, ठीक है, दैट मीन्स दुख का। कौवा माने दुख का। साथ ही साथ दीज में ऑल्सो बी ऑफ सम बैड हैपनिंग, साथ ही साथ कुछ बुरा होने का भी हम लोग ऐसा माने माने क्या बोलते हैं उसको, अंधविश्वास बोलिए, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि हम लोग जो कुछ बुरा होने वाला है बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये कौवा मैंने देख लिया, अब मेरा दिन खराब जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। तो सम बैड हैपनिंग ऐसा करके माने मान्यता है। अब पता नहीं व्हाट इज़ रियलिटी, यदि आप लोग के साथ ऐसी घटना हुई है तो आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कोई कौवा पक्षी दिख गया या काँव काँव कर दिया तो मेरा बुरा होने वाला है। और साथ ही साथ और एक मान्यता है, और समबडी इज़ कमिंग टू आवर हाउस, ये भी मान्यता काफ़ी प्रचलित है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास पेड़ों पर या घर पर या छत पर यदि कौवा का आवाज़ सुनाई देता है तो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में आज कोई मेहमान आएगा, ऐसा करके। तो समबडी इज़ कमिंग टू आवर हाउस। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग मतलब कौवा पक्षी का मतलब उपयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये हम लोग जान रहे हैं। मतलब वह तो वही लेखक ने जो है वो कुकू को, मैना को या पिकॉक को या पैरोट को अपनी कविता में न लेकर
एक क्रो को अपनी कविता में स्थान दिया। नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया गया है और जो एलिमेंट है दैट इज़ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का प्रयोग लेखक ने किया है, ठीक है। हेमलॉक ट्री ही क्यों, क्या है, इज़ ए पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस प्लांट है, एक जहरीला प्लांट है। कैसा, इट इज़ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, हम लोग इसके छोटे छोटे वाइट फूल होते हैं, ठीक है। धतूरा का पेड़ जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो ये धतूरा का पेड़ है। इट इज़, कम टू द नेक्स्ट पेज, इट इज़ बिकॉज इट द क्रो सूट्स बेटर द ओकेजन। ऐसा इसलिए लेखक ने किया क्योंकि उन्हें पहले तो जो उन्होंने कौवे के प्रेजेंस को दर्शाया है वो उस पर सुइटेबल बैठता है, ठीक है। इसलिए लेखक ने कोई भी मतलब मैपल, ओक या मैंगो, कुछ ऐसे ट्रीज़ का नाम ना लेकर सिंपल एक हेमलॉक ट्री का उदाहरण लिया, अपनी कविता में शामिल किया। दैट सूट्स द क्रो, क्योंकि अगला जो हमारा सुइटेबल जिस पर बैठाना है, जिससे कंपैरिजन करना है, वो कौवा को करना है। और कौवा को हम लोग पहले ही बता रहे हैं वो सिंबल करता है सौरों को, ठीक है, सैडनेस को सिंबल करता है, दुख को, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में ये धतूरा का पेड़ भी एक तरह से देखिएगा तो वो कौवा से मैच कर रहा है। इट ऑल्सो सूट्स द पिटेबल मूड ही इज़ इन, साथ ही साथ ये सूट कर रहा है लेखक के अनुसार क्योंकि उसका मूड जो है अभी वो दैट इज़ इन पिटिएबल कंडीशन, दैट मीन्स दयनीय अवस्था में, खराब अवस्था में, उसका मूड जो है वो खराब है। इसीलिए लेखक ने अपने मूड को सूट करने के लिए कौवा का और हेमलॉक ट्री का उपयोग किया है। अब दोनों को हम लोग यदि मिला दे, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, तो बोथ रिप्रेजेंट सॉरो एंड इविल। दोनों को यदि हम लोग देखेंगे तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को इंगित कर रहे हैं, सॉरो एंड इविल को, ठीक है। सॉरो मीन्स होता है दुख और इविल मीन्स होता है बुराई, ठीक है। तो कुछ भी बुरा होना या दुखी होना, ऐसी चीज़ों को ये दोनों चीज़ इंगित कर रहे हैं। और द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय, तो एक तरह से देखेंगे यहाँ पर दो चीज़, क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉरो एंड इविल को। ऑन इट्स कंट्रेरी द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय। लेकिन यदि हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को देखेंगे तो ये नेचुरल जॉय को, मतलब जो प्राकृतिक खुशी है उसे दर्शा रहा है, डस्ट ऑफ स्नो, और समथिंग जॉयफुल। इट मीन्स द सैड डे इज़ गोइंग टू चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले खराब चल रहा था, कौवा खराब था, हेमलॉक ट्री खराब था, लेखक का मूड खराब था, सब खराब चल रहा था। लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिरता है तो उससे क्या हो जाता है, द सैड डे इज़ गोइंग टू चेंज। दैट मीन्स कि आप जो बाकी दिन खराब बीतने वाला था वो चेंज होने लगता है, चेंज हो जाता है। इट इज़ गोइंग टू चेंज इनटू समथिंग जॉयफुल फॉर द पोएट, और कुछ ऐसा चेंज होने वाला था जो कि लेखक के लिए जॉयफुल था, मीन्स खुशी के क्षण होने वाले थे, अच्छा होने वाला था। इन शॉर्ट, यदि संक्षेप में हम लोग देखें इस कविता का माने समरी, तो क्या था, द क्रो सेट ऑन द ट्री, कौवा पेड़ पर जो है बैठा होता है। द डस्ट ऑफ स्नो सुक, वो डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, हिलाता है। इट फेल ऑन द पोएट, पेड़ के ऊपर था और लेखक जो है पेड़ के नीचे था, वो लेखक के ऊपर गिरता है। बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट बैड ऑफ द डे, और लेखक के ऊपर ये स्नोफॉल होने से पहले, यानी कौवा के लेखक पर बर्फ़ के गिराने से पहले वो क्या था, लेखक क्या था, द पोएट थॉट बैड ऑफ द डे, वो पूरे दिन भर के बारे में बुरा सोच रहा था, ठीक है, उसके साथ बुरा प्रतीत हो रहा था। जनरली होता है ना कि हमारा जब मूड खराब होता है, हम जब अच्छे मूड में नहीं रहते हैं तो आगे के बारे में भी हम लोग खराब ही सोचते हैं, पूरा दिन भर हमारा बर्बाद हो जाता है। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उन्हें भी पूरा दिन उनका भी खराब बीतने वाला था। बट द फॉल सिग्नल समथिंग गुड एंड जॉयफुल, लेकिन ये फॉल दैट मीन्स स्नोफॉल, जैसे ये स्नोफॉल गिरा ये एक सिग्नल दिया समथिंग गुड, कुछ अच्छा होने का, एंड जॉयफुल, कुछ अच्छा होने का, कुछ खुशी का, मतलब सडनली चेंजेस। द पोएट बिगैन थिंकिंग ऑफ द डे इन ए गुड मूड, अब लेखक जो पहले बुरा सोच रहा था, बाकी दिन उसका कितना खराब बीतेगा ऐसा सोच रहा था, सडनली उसमें चेंजेस आ जाता है और वो बाकी दिन के बारे में अच्छे मूड में सोचने को लगता है। तो लर्नर्स, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और आगे भी इसी तरह से डिटेल्स स्टडी के लिए और अन्य पोइट्रीज़ का डिटेल्स रिव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट क्लास प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल Adovis Pawan, and please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Thank you.